1080 फीट लंबी इस ट्रायंगुलर बिल्डिंग को देखिए। पिरामिड की तरह दिखने वाली ये बिल्डिंग है रुग्योंग होटल। 3000 कमरों वाली ये बिल्डिंग फ्रांस के एफिल टावर से भी लंबी है और एक समय इसकी ऑब्जर्वेशन डेक दुनिया की सबसे लंबी ऑब्जर्वेशन डेक थी। इस होटल के सबसे ऊपरी फ्लोर पर एक घूमने वाला रेस्टोरेंट भी है। रात के समय इस होटल में ऐसे लाइट शोज होते हैं जो बुर्ज खलीफा को भी टक्कर देते हैं। अगर आप इस होटल की बिल्डिंग को देखेंगे तो ये होटल दुनिया के बड़े से बड़े 5 स्टार होटल को भी टक्कर देती नजर आती हैं। ये होटल इतनी शानदार है कि एक बार देखने के बाद इसे बार बार देखने का मन करता है। लेकिन इस होटल की खूबसूरती के इतर इसके साथ एक ऐसा काला अध्याय जुड़ा हुआ है जिसे जानने के बाद आप इस पर यकीन नहीं कर पाएंगे। इस होटल को बने हुए अब तक 30 साल हो चुके हैं, लेकिन इतने सालों में 39 लाख स्क्वायर फीट में फैले इस होटल में आज तक एक भी गेस्ट नहीं ठहरा। इतना बेशुमार पैसा खर्च करने के बाद भी इस बिल्डिंग में आज तक ना तो कोई इंसान आया है और न ही आना चाहता है। इतनी खूबसूरत बिल्डिंग होने के बावजूद भी इस होटल को आज दुनिया की सबसे बदसूरत होटल माना जाता है। पर आखिर ऐसा क्यों? आखिर क्यों इतनी खूबसूरत होटल को दुनिया की सबसे भद्दी होटल माना जाता है? और आखिर क्यों 5500 करोड़ में बनी इस होटल में आज तक कोई गेस्ट नहीं ठहरा? और आखिर वो ऐसा कौन सा बदनसीब देश है जहाँ पर ये होटल मौजूद है? स्वागत है आपका साइनो पर। 330 मीटर ऊंची ये 105 मंजिला बिल्डिंग दिखने में किसी लग्जरी होटल की तरह लगती है जो दुबई या न्यूयॉर्क जैसे किसी लग्जरी सिटी में बनी हुई मालूम होती है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये होटल न तो न्यूयॉर्क में बनी है और न ही दुबई में, बल्कि ये होटल बनी है दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक नॉर्थ कोरिया की कैपिटल सिटी प्योंगयांग में। नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जहाँ पर आज के समय यहाँ के लोगों के पास 2 वक्त का खाना भी नहीं है, लेकिन फिर भी इसके कैपिटल में ऐसी शानदार और इतनी महंगी बिल्डिंग का होना किसी हैरानी से कम की बात नहीं है। आज नॉर्थ कोरिया पर एक तानाशाह का राज है और यहाँ के कायदे कानून भी बहुत सख्त हैं, जिस कारण इस देश की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि साल भर में यहाँ पर सिर्फ 3 लाख टूरिस्ट आते हैं। ये संख्या किसी दूसरे देश के टूरिज्म के मुकाबले ना के बराबर है। इसलिए यहाँ पर यह सवाल खड़ा होना तो लाजमी है कि जब नॉर्थ कोरिया में टूरिस्ट ही नहीं आते और यहाँ पर इतने कठोर नियम हैं, तो आखिर यहाँ पर इतनी महंगी होटल की क्या जरूरत थी? इस सवाल का जवाब भी काफी इंटरेस्टिंग है और ये हमें ये भी बताता है कि आखिर एक डिक्टेटर यानी तानाशाह का घमंड कितना बड़ा हो सकता है। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1945 से। इस वक्त सेकेंड वर्ल्ड वॉर लगभग खत्म हो गया था और जापान अमेरिका और सोवियत यूनियन के सामने घुटने टेक चुका था। उस वक्त कोरिया पर जापान का राज था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हारने के बाद जापान ने कोरिया को अमेरिका और सोवियत यूनियन को दे दिया। कोरिया 2 भागों में बंट गया। पहला था नॉर्थ कोरिया और दूसरा था साउथ कोरिया। इन दोनों देशों को भले ही अमेरिका और सोवियत यूनियन ने बांटा हो, लेकिन जब से ये दोनों एक दूसरे से अलग हुए तब से लेकर आज तक इन दोनों के बीच कभी नहीं बनी। ये दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं और इसी दुश्मनी के चलते साल 1986 में जब सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था, तब नॉर्थ कोरिया सोवियत यूनियन को सपोर्ट कर रहा था और साउथ कोरिया अमेरिका को सपोर्ट कर रहा था। ये लड़ाई कोल्ड वॉर थी, इसलिए यहाँ पर आर्मी की कोई जरूरत नहीं थी। इस लड़ाई में ये दोनों देश बस एक दूसरे को अपनी ताकत दिखा रहे थे। ये दोनों देश लगातार एक दूसरे को ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि उन दोनों में से ज्यादा ताकतवर और एडवांस कौन है। इस लड़ाई के बीच साल 1986 में साउथ कोरिया की एक कंपनी सिंगापुर में एक होटल बनाती है। इस होटल का नाम था स्टैमफोर्ड होटल और ये होटल उस वक्त दुनिया की सबसे ऊंची होटल थी। इसके बाद साउथ कोरिया में साल 1988 में ओलंपिक भी होने वाले थे। पहले तो किसी साउथ कोरियन फर्म द्वारा इतनी ऊंची होटल बनाना और फिर साउथ कोरिया का ओलंपिक ऑर्गेनाइज करवाने से नॉर्थ कोरिया को इतनी जलन हुई कि उसने भी तय कर लिया कि वह भी अब कुछ बड़ा करके दिखाएगा। जोश में आकर नॉर्थ कोरिया ये घोषणा करता है कि 1989 में वो भी एक ऐसा स्पोर्ट्स फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करवाएगा जिसमें 22,000 पार्टिसिपेंट्स हिस्सा लेंगे। ये फेस्टिवल हूबहू ओलंपिक की कॉपी था। इसके लिए नॉर्थ कोरिया तैयारियां करना शुरू कर देता है। पहले प्योंगयांग का एयरपोर्ट एक्सटेंड करवाया जाता है और बाद में ये तय किया जाता है कि लगभग 1.5 लाख लोगों की कैपेसिटी वाला एक स्टेडियम और 3000 कमरों वाला एक होटल भी बनाया जाएगा। ये होटल 1989 तक पूरा बनकर तैयार होना था। शुरुआत में यह तय किया गया कि ये होटल 99 मंजिला होगा, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 105 मंजिल कर दिया गया। उस वक्त कोई भी ऐसी बिल्डिंग नहीं थी जिसमें इतने ज्यादा फ्लोर्स थे। ये होटल स्टैमफोर्ड से उसका दुनिया की सबसे लंबी बिल्डिंग होने का रिकॉर्ड भी छीनने वाला था। साल 1987 में इसके कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो जाता है। साउथ कोरिया से टक्कर लेने के चक्कर में नॉर्थ कोरिया ने ये होटल बनाना तो शुरू कर दिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये होटल उसके नाक में दम करने वाला है। इस होटल की बिल्डिंग मॉडर्न इंजीनियरिंग के हिसाब से डिजाइन की गई थी। इसके सबसे ऊपरी फ्लोर पर एक रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट भी बनाया जाना था
और इसकी ऑब्जर्वेशन डेक दुनिया की सबसे ऊंची ऑब्जर्वेशन डेक होने वाली थी। लेकिन अब समस्या ये थी कि इतनी एडवांस बिल्डिंग को बिना स्टील के नहीं बनाया जा सकता था और नॉर्थ कोरिया के पास उस वक्त स्टील नहीं था। इस समस्या से निजात पाने के लिए इंजीनियर्स ने तय किया कि पूरी बिल्डिंग को सिर्फ कंक्रीट से बनाया जाएगा। और क्योंकि ये पूरी बिल्डिंग सिर्फ कंक्रीट से बनने वाली थी, इसलिए इसे मजबूती देने के लिए इसकी शेप पिरामिड की तरह ट्रायंगुलर रखी गई। इसकी हर विंग 330 फीट लंबी है, जो कि एक फुटबॉल फील्ड से थोड़ी ही कम है, और इनकी मोटाई 60 फीट है। इसके ऊपर बनने वाले कॉन्सेप्ट के रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट की हाइट इजिप्शियन पिरामिड के सामने मौजूद द ग्रेट स्फिंक्स से भी दोगुनी है। इस बिल्डिंग की हर साइड जमीन से 75 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। भले ही हमें इस बिल्डिंग का डिजाइन पिरामिड से इंस्पायर्ड लगता हो, लेकिन जब बिल्डिंग का डिजाइन तय हुआ था तब शायद ये पिरामिड से ज्यादा माउंटेन से इंस्पायर्ड था, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के लोग पहाड़ों को बहुत ही पवित्र मानते हैं। उनके मुताबिक उनके देश की शुरुआत पहाड़ों से ही हुई थी। डिजाइन तय होने के बाद अब 1987 में कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू हो जाता है, लेकिन 1989 के फेस्टिवल तक ये कंप्लीट होने के आसपास भी नहीं था। अब जब ये 1989 तक नहीं बन पाता है, तो ये तय किया जाता है कि दुनिया का सबसे ऊंचा होटल अब नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम इल संग के 80वें बर्थडे पर 1992 में ओपन होगा। अपने सुप्रीम लीडर को ये चमचमाता गिफ्ट देने के लिए इंजीनियर्स एक बार फिर काम पर लग जाते हैं और जोरों शोरों से काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जिस कोल्ड वॉर के कारण नॉर्थ कोरिया यह सब तामझाम कर रहा था, वो अब खत्म हो चुका था, और वो जिस सोवियत यूनियन के दम पर इतना उछल रहा था, 1991 में वो भी टुकड़ों में बट गया। सोवियत यूनियन के टूटते ही नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी बुरी तरह क्रैश करती है। नॉर्थ कोरिया की जियोग्राफिकल कंडीशन इसके पड़ोसी साउथ कोरिया से बहुत अलग है। नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जहाँ पर बहुत ज्यादा खेती नहीं की जा सकती, और यहाँ की ज्यादातर डेली यूज की चीजें बाहर से इंपोर्ट की जाती थी। अब जब नॉर्थ कोरिया और सोवियत यूनियन का ये रिश्ता खत्म हो गया, तो नॉर्थ कोरिया में भूखमरी जैसे हालात पैदा हो गए। ऐसे हालात में जब नॉर्थ कोरिया अपने लोगों का पेट भी नहीं भर पा रहा था, तो ऐसी बिल्डिंग बनाने के बारे में तो सोचना भी बेकार था। इसलिए इस बिल्डिंग का काम वहीं पर बंद हो जाता है। यह काम इतनी जल्दबाजी में बंद किया जाता है कि ये क्रेन तो टावर के ऊपर ही छूट गई। 1994 में नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम इल सुंग इस बिल्डिंग के पूरा होने का सपना अपनी आंखों में लिए इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं, और फिर उनके बाद उनके बेटे किम जोंग इल नए शासक बनते हैं। लेकिन किम जोंग के शासन संभालने के 14 साल बाद तक भी ये बिल्डिंग वैसी की वैसी ही आधी अधूरी पड़ी रहती है। जिस बिल्डिंग को प्योंगयांग की शोभा बढ़ाने के लिए बनाया गया था, अब वही बिल्डिंग प्योंगयांग का लुक खराब कर रही थी। गवर्नमेंट ने कई बार इसे गिराने का भी सोचा, लेकिन फिर उन्हें लगा कि इसे गिराने से दुनिया को लगेगा कि नॉर्थ कोरिया एक बिल्डिंग भी पूरी नहीं कर सकता और उसका मजाक बनेगा। इसलिए उसने इसे ज्यों का त्यों ही पड़ा रहने दिया। इतने सालों के बाद भी इस होटल को कंप्लीट ना हो पाने के कारण दुनिया भर में नॉर्थ कोरिया का काफी मजाक भी उड़ाया गया। लेकिन फिर साल 2008 में नॉर्थ कोरिया की सरकार को उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है। 2008 में एक इजिप्शियन मोबाइल कंपनी नॉर्थ कोरिया के सामने ये डील रखती है कि वो अपने खर्चे पर इस होटल को कंप्लीट करने को तैयार हैं, लेकिन बदले में वही इसे चलाएंगे। नॉर्थ कोरिया इस डील को एक्सेप्ट कर लेता है और वो इजिप्शियन फर्म बचा हुआ काम करना शुरू कर देती है। बिल्डिंग के ऊपर से लगभग 20 साल बाद अब वह पुरानी क्रेन भी हटा दी जाती है। होटल की नई ओपनिंग डेट किम इल संग की 100th बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर 2012 में रखी गई। इजिप्ट की यह फर्म जोरों शोरों से कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करती है। यह काम बहुत सही तरीके से चलता है और पहले कंपनी होटल की बाहरी बिल्डिंग को ग्लास पैनल से ढकती है। इन विंडो पैनल्स के कारण होटल अब बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा था और अब तक कंपनी अपना ज्यादातर काम भी खत्म कर चुकी थी। अब सिर्फ इंटीरियर डेकोरेशन बाकी था। ये काम भी ऑलमोस्ट पूरा होने वाला था, लेकिन तभी दिसंबर 2011 में नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग इल की मौत हो जाती है और उनकी जगह उनका बेटा किम जोंग उन गद्दी पर बैठता है। किम जोंग उन अपने बाप दादा से भी बड़ा तानाशाह निकला। गवर्नमेंट के मामले में वो बहुत ही ज्यादा सख्त था और फॉरेन कंट्रीज के साथ भी उसकी कुछ ज्यादा बनती नहीं थी, और इसी कारण साल 2012 में अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया पर कई सारे सैंक्शंस यानी प्रतिबंध लगा दिए, जिनमें नॉर्थ कोरिया को लग्जरी आइटम्स का इंपोर्ट करना और एक्सपोर्ट करना भी बैन था। होटल का कंस्ट्रक्शन अब अपने लास्ट फेज में था और इस फेज में सिर्फ इसका डेकोरेशन बाकी था और इसके लिए लग्जरी आइटम्स की जरूरत थी। लेकिन अमेरिका के बैन के कारण नॉर्थ कोरिया लग्जरी आइटम इंपोर्ट नहीं कर सकता था, जिसके कारण होटल का काम एक बार फिर बंद हो जाता है और फिर तब से लेकर आज तक ये बंद ही है। कंक्रीट से बनी बिल्डिंग होने के कारण कई बार इसके बारे में ये अफवाह भी फैलती है कि ये गिर जाएगी, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऐसा कुछ नहीं होगा। रुग्योंग होटल आज नॉर्थ कोरिया के कल्चर का एक हिस्सा बन चुकी है। काम बंद होने के बाद शुरुआत में तो ये होटल अंदर से किसी भूत बंगले जैसी लगती थी,
लेकिन बाद में इसके ग्लास पैनल्स पर रात को लाइट शोज करवाए जाने शुरू हुए। ये लाइट शोज भी कभी कभार ही होते हैं। एक समय साउथ कोरिया से भिड़ने के चक्कर में जिस नॉर्थ कोरिया ने जोश में आकर इस बिल्डिंग का काम शुरू करवाया, अब वही इस बिल्डिंग के कारण पछता रहा है। आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और एक और ऐसा वीडियो देखने के लिए राइट साइड में क्लिक कीजिए। धन्यवाद।